हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में। आपने अपनी फाइल्स प्रिपेयर सभी कर ली होंगी और फाइनल लेसन प्लान आपने बना लिया होगा जो आप अपने प्रैक्टिकल के दौरान प्रेजेंट करने वाले हैं। यदि कोई भी फाइल रह रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, सभी फाइल्स अवेलेबल हैं, सभी लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल है डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पूछ सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपनी प्रैक्टिकल डेट नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है उसमें, या मेन जो वेबसाइट है CCS यूनिवर्सिटी की, वहाँ जाकर आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ सभी डेट्स के आगे कॉलेज कोड लिखे हुए हैं। तो आप अपना कॉलेज कोड देख लेंगे और ये कंफर्म कर लेंगे कि आपका प्रैक्टिकल कब है। तो अभी बात करेंगे प्रैक्टिकल और वाइवा की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल के दौरान कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यदि अभी तक आपने टीचिंग नहीं की है, कोई भी लेसन प्लान नहीं पढ़ाया, क्लासरूम में प्रैक्टिस होती है, स्कूल में भी कुछ दिन भेजा जाता है, 10-15 दिन आपके लेसन प्लान पढ़ाने के लिए कि आपको एक्सपीरियंस मिल पाए रियल क्लासरूम का। बट यदि आपने नहीं किया है तो डोंट वरी, आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। बस थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना है जो इस वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिकल के बाद में आकर बोलेंगे कि मैम हमारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ। बस आपको क्या याद रखना है जो यहाँ बताया जाएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन क्या है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, वाइवा और क्लासरूम टीचिंग, इनके बारे में बात करेंगे। तो ड्यूरेशन वैसे 2 दिन की रहती है, लेकिन डिपेंड करता है एग्जामिनर और कॉलेज के ऊपर कि वो 1 दिन में कंप्लीट करा सकते हैं चाहें तो, ठीक है, ऐसा हो जाता है। बट मोस्टली तो 2 दिन लेके चलते हैं कि 1 दिन में टीचिंग करा लिया और नेक्स्ट डे वाइवा। तो वो कॉलेज के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, वो आप देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन ना लें। जैसा कॉलेज कहेगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। वाइवा जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ आपसे कि आपको क्या जानकारी है उसके बारे में, और जो क्लासरूम टीचिंग है वहाँ आपको अपना फाइनल लेसन प्लान प्रेजेंट करना होता है। क्लासरूम टीचिंग अगर वो चाहें कॉलेज वाले तो अपने कॉलेज में ही टीचिंग करवा सकते हैं, लेसन प्लान प्रेजेंट करवा सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरे स्कूल में लेके जाया जाएगा, मतलब जहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, क्लासरूम्स हैं, रियल क्लासरूम्स 6 to 8 वाली, जहाँ आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मौका दिया जाएगा। जो भी अपने अपने फाइनल लेसन प्लान में टॉपिक बनाया है वो आपको वहाँ प्रेजेंट करना होता है। आगे आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, तो अपना एडमिट कार्ड जो आप एग्ज़ाम के दौरान ले जा रहे होंगे वो लेकर जाइए। आई कार्ड यदि कॉलेज का है तो, सभी फाइल्स आपके पास होनी चाहिए, आपके लेसन प्लान सभी होने चाहिए, माइक्रो मैक्रो जो मेन लेसन प्लान है, और आपका फाइनल लेसन प्लान। साथ ही साथ जो फाइनल लेसन प्लान आपने तैयार किया है, यदि उसके साथ में कोई किसी भी प्रकार का चार्ट मॉडल इस प्रकार है का चीज़ें हैं, टीचिंग एड है मतलब, तो वो भी आपको लेकर जाना है। यदि आपके लेसन प्लान में ऐसा होता है, जैसे कि मोस्टली साइंस में, मैथ्स में चार्ट है कोई, या कोई प्रैक्टिकल वाला कोई आप चैप्टर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए अम्ल क्षार पढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाना पड़ेगा कि अम्ल क्या है या क्षार क्या है ना। कुछ नहीं तो लिटमस पेपर से तो कम से कम करके आपको शो करना ही पड़ेगा, ठीक है, जब आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे, जब समझाएंगे कि अम्ल कैसे पहचानें और क्षार कैसे पहचानें। तो इस तरीके से जो भी आपका लेसन प्लान है, जो भी टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग यदि टीचिंग एड की ज़रूरत पड़ रही है तो उसे ज़रूर लेकर जाएँ, ठीक है। आगे सभी फाइल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो मेनली आपका मेन क्या है, कोर कोर्सेज जो CC 1, 2, 3, 4 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर और टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, इनके आपको नाम पता होने चाहिए। CC 1, CC 2 ऐसे बोलते हैं, है ना, तो CC क्या है वो आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या है उसकी। आपको अपने सब्जेक्ट के कोड, उनके नेम, और उसमें क्या है आपके सब्जेक्ट में ऐसा, उससे रिलेटेड जो आपने फाइल बनाई है उसके अंदर क्या टॉपिक बनाया है आपने, उसकी कम से कम जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने टॉपिक की जानकारी कि आपने जो फाइल के अंदर बनाया है उसमें क्या लिखा हुआ है। आगे फिर आपकी EPC की फाइल्स आती हैं, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की फाइल है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट जिसे आप बुक रिव्यू कह देते हैं, और एक है आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल। तो इनका EPC नंबर जो भी होगा 1, 2, 3 वो आपको पता होना चाहिए, EPC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और
मेनली यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट में जो भी आपने 5 आर्ट एंड क्राफ्ट्स बनाए हैं, जो भी 5 चीज़ें बनाई हैं, वो आपको लेकर जानी है, ठीक है। वो तो आपको पता ही है, जब वीडियो आपने यदि देखी होगी इसकी, उसमें भी बताया गया है कि आपको वो क्राफ्ट तैयार करने होते हैं और प्रैक्टिकल के दौरान आपको उन्हें ले जाना होता है, जिससे एग्जामिनर उसे देखते हैं कि आपने क्या क्या बनाया है। जो फाइल में बनाया हुआ है क्या वही क्राफ्ट्स आपके पास में है, या आपने कुछ अलग के बना कुछ लिया और फ़ोटो किसी और की पेस्ट कर दी, या उस किसी और चीज़ के बारे में लिख दिया फाइल के अंदर, है ना। ये चीज़ है। आगे ई बुक रिव्यू, तो यदि मान लीजिए इससे क्वेश्चन पूछ लिया, अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी आप हम जो सोच रहे हैं उन्हीं फाइल से पूछें, वो किसी से भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपसे सिर्फ लेसन प्लान के बारे में पूछ के छोड़ दें, या आपसे सिर्फ कोर कोर्सेज़ के बारे में पूछ के छोड़ दें, ठीक है। या हो सकता है कि ये भी ना पूछें, आपसे पूछ लें सिर्फ कि आपने लेसन प्लान पढ़ाया तो आपको कैसा लगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसे हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं। तो यहाँ रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट पर यहाँ पूछ सकते हैं कि जो बुक रिव्यू किया आपने कौन कौन सी बुक्स के किए हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पर आप अपनी कोर कोर्सेज ले लेते हैं, इसके अलावा 1-2 कोई और बुक हो आपके पास वो ले लेते हैं, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपने लिखा है, यदि चैनल पर से भी लिखा है तो उसको पढ़ लें, आपको पता हो कि आपने अपनी फाइल के अंदर क्या लिखा है, ठीक है। याद नहीं करना है, बट पता होना चाहिए कि उसकी जानकारी हो कि आपने फाइल्स बनाई हैं तो किस टॉपिक पर बनाई हैं, उसमें कंटेंट क्या है। नेक्स्ट है आपके लेसन प्लान्स, तो 2 लेसन प्लान्स आपके बनते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, पेडागोजी सब्जेक्ट्स 20-20 लेसन प्लान्स बनते हैं, ठीक है। किन्हीं किन्हीं कॉलेजेस में 15-15 भी बनवा लेते हैं, ओके। आगे माइक्रो लेसन प्लान, तो एक फ़ाइल होती है मेनली, ज़्यादातर तो किसी किसी कॉलेज में मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये लेसन प्लान, ये माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनेंगे, फॉर्मेट अलग है, तो कई बार वो अलग अलग भी आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है, आपने हमारी फ़ाइल भी देखी होगी, जब उसमें समझाया था, तो माइक्रो लेसन प्लान एक ही फ़ाइल होती है, बट सब्जेक्ट दोनों उसमें लिखने के लिए उसमें स्पेस होता है। फॉर्मेट उसमें दोनों सब्जेक्ट्स के लिए दिया होता है, दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट, ठीक। तो माइक्रो लेसन प्लान के बारे में आपको पता हो, उनकी स्किल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, और स्किल्स को अच्छे से समझाया गया है ये वीडियो में, है ना। नेक्स्ट फाइनल लेसन प्लान, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनल लेसन प्लान का आप सबसे ज़्यादा ये याद रखेंगे कि ऐसा टॉपिक लें फाइनल लेसन प्लान में, ऐसा टॉपिक बनाएं, लिखें, जो आप प्रैक्टिकल के दौरान एग्जामिनर के सामने क्लासरूम में बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। आपको आपके फाइनल लेसन प्लान का जो टॉपिक है वो याद होना चाहिए प्रॉपरली, ओके। आगे चलते हैं, तो क्लासरूम टीचिंग में हम इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले फाइनल लेसन प्लान, तो ऐसा टॉपिक बनाएंगे जो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आता हो। यदि टॉपिक ऐसा ले भी लिया, मान लीजिए ऐसा कुछ लिख लिया कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, कि मुझे ठीक लगा तो मैंने लिख लिया मैम, ओके कोई बात नहीं है, तो जो आपने लिख लिया है वो कम से कम आपको पता हो, आप उसे पढ़ लीजिए अच्छे से, 2-3 बार पढ़ लेंगे, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाएगा। कोई भी उसके साथ चार्ट या मॉडल है, पहले भी बताया था, तो वो आप तैयार कर लेंगे। और हाँ, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, मैथ्स में ही कोई टॉपिक है, तो उसके ऊपर यदि आपने चार्ट बना लिया तो आपको ब्लैक बोर्ड पर कम लिखना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड पर मेनली क्या, हम मान लें कि ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो हम इस पर क्या क्या लिखेंगे, तो डेट, क्लास और पीरियड ये लिखे होते हैं, नहीं भी लिखा है तो हमने यहाँ मेंशन करवा लिया, ठीक है। यहाँ बीच में सब्जेक्ट और टॉपिक लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जाकर आपको क्या करना होता है, लेसन प्लान में जैसा लिखा हुआ है वो उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करने हैं पहले स्टूडेंट से। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन, उसमें आप बताते हैं कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तब जब आप ये उद्देश्य कथन बोल देंगे ना कि स्टूडेंट्स आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तब आप यहाँ अपने टॉपिक का नेम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। ये पैटर्न होता है पढ़ाने का, ठीक है। क्लासरूम में गए, स्टूडेंट्स ने विश किया, उसके बाद में आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किए स्टूडेंट से, और जब आप उनसे उद्देश्य कथन में आप कह देंगे कि हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तब आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक का नाम लिखेंगे। उसके बाद में यदि जैसे चार्ट वगैरह है, तो ये भी सब क्वेश्चंस वगैरह पूछने से पहले, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करने से पहले आप अपना वहाँ सेटअप कर लेंगे। जैसे चार्ट पेपर है तो आप चार्ट पेपर को पेस्ट कर लेंगे, वहाँ कोई ना कोई जगह होगी, ठीक है। एडजस्टमेंट वो पहले से करवाएंगे आप सभी चीज़ों का। कोई मॉडल वगैरह है तो टेबल पर ले जाकर उसे रख देंगे, प्रैक्टिकल का सामान उसे साइड में ले जाकर रख लेंगे पहले से, जो कि आपको जब ज़रूरत है वहाँ से उठा सकें, ठीक है। अब देखिए चार्ट में क्या फ़ायदा होता है, यदि आपने कोई चार्ट पे थोड़ी मोड़ी चीज़ें लिख ली हैं,
आप कुछ पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, या नाउन्स पढ़ा रहे हैं, है ना, सिनोनिम एंटोनिम कुछ पढ़ा रहे हैं, तो चार्ट वगैरह बनाने से आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आगे क्या आपको पूछना है वो आप वहाँ से क्लू ले पाएंगे कि क्वेश्चंस क्या करने हैं, है ना। उद्देश्य कथन के बाद में आप एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक के बारे में कि हाँ इसे ऐसे कहते हैं, ये होता है। फिर नेक्स्ट टाइम से आप जो क्वेश्चन करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चार्ट पे लिखा होगा, क्योंकि आपको वो एक्सप्लेन करना होगा, तो आप चार्ट की हेल्प से उसे एक्सप्लेन भी आसानी से कर पाएंगे। आपको ब्लैक बोर्ड पर बहुत कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा याद रखेंगे। पॉइंटर आप अपने साथ में लेकर जाएंगे, जैसे स्टिक जो जिसे हम कह देते हैं, अगर कुछ ऐसा है कि चार्ट पे से आपको स्टिक के थ्रू समझाना है कि वहाँ तक हाथ तो नहीं पहुँचेगा ना, तो आपको पॉइंटर साथ में रखना पड़ेगा। तो डस्टर चौक वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है, ठीक है। पॉइंटर के लिए ज़्यादातर कहा जाता है। आगे फिर यूनिफॉर्म, तो आपको यूनिफॉर्म का ध्यान रखना है अपना, जो बोला गया है कॉलेज के द्वारा वो यूनिफॉर्म आप पहन कर जाएंगे, और सही से होना चाहिए, बहुत ओवर कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मली टीचर होते हैं सिंपल सोवर, उसी तरीके से आपको रेडी होकर जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फाई से शूज़ वगैरह इस टाइप से या कुछ ऐसे इक्विपमेंट कैरी करके नहीं जाना है। सिंपल, जैसे आपको एक टीचर आपने देखा है कि सिंपल से यूनिफॉर्म होती है यदि है किसी स्कूल में, तो है ना, वैसे ही आपको अपनी यूनिफॉर्म पहन के जानी है, वॉच वगैरह बस इस तरीके से। आगे चलते हैं। तो सबसे ज़रूरी सवाल, नो टीचिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोर्स के दौरान, मतलब बीएड के दौरान आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मिला। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में क्लासेस नहीं होती हैं, स्टूडेंट्स नहीं जाते, तो उनको लेसन प्लान का भी नहीं पता कि कैसे पढ़ाना है, तो बड़ी दिक्कत होती है। अब जब एग्जामिनर पूछेंगे तो कैसे करेंगे। तो बिल्कुल कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सी भी टेंशन मत लीजिए इस बात की। क्यों नहीं लेनी है टेंशन? तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ आपको ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, लिखी हुई हैं, बस आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका प्रैक्टिकल बेस्ट होगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वहाँ पर, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो आपके कॉलेज के होंगे, या अदर कॉलेजेस में भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार टीचिंग करेंगे, बट यदि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं, अपना लेसन प्लान वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब करना क्या है? सबसे पहला गुड बॉडी पोस्चर, तो कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। जैसे क्लासरूम में आपने एंट्री की तो कॉन्फिडेंट रहना है, घबराइए मत, सबसे पहले स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए, यदि एग्जामिनर वहाँ बैठे हैं तो क्लासरूम की सिचुएशन क्या होगी कि एग्जामिनर आपके पीछे बैठे होंगे, क्लास एकदम जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके पीछे बैठे होंगे आपकी टीचिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। हो सकता है कि आप अपने क्लासरूम में एंटर करके वहाँ पे एग्जामिनर नहीं है, आप जब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया उसके बाद एग्जामिनर आए और पीछे आके बैठ गए, ठीक। लेकिन आपको इंटरप्ट नहीं होना है, अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करते रहना है। तो यदि पीछे बैठे हैं एग्जामिनर तो आपको ऐसे घबराना नहीं है, आप पढ़ाएंगे तो आगे भी। आप यदि टीचर बनना चाहते हैं ना, बीएड कोर्स कर रहे हैं, आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो किसी ना किसी दिन तो आपका पहला दिन होगा ही क्लासरूम में। तो आप प्रैक्टिकल का पहला दिन मानकर चलिए कि मैं स्कूल में पहली बार गया हूँ या गई हूँ जहाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो एकदम ऐसे क्यूरियस होके जाइए कि कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं, स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप कैसा भी पढ़ाएं, यदि वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत भूल भी गए, कुछ भी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रुक जाइए और फिर उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा कुछ सेकंड सांस ले सकते हैं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी बहुत कम मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, हमने खुद देखा जब मैं बीएड में थी, तो किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, उनका प्रैक्टिकल रह गया था, तो हमारे कॉलेज में दिलवाया गया। हम लोग बैठे हैं क्लासरूम में और एक एक करके स्टूडेंट आ रहे हैं प्रैक्टिकल देने के लिए। वहाँ ऐसे ऐसे भी बच्चे आए जिनको खड़ा होना नहीं आता, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, उनसे पूछा एग्जामिनर ने और ऐसे ही भेज दिया, कुछ नहीं है। तो कम से कम आपको ये तो नहीं करना है ना। अपना लेसन प्लान पढ़ रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, तो आपको उसको कम से कम थोड़ा तो प्रेजेंट करना ही चाहिए। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, आप जाके खड़े हुए हैं एकदम अटेंटिव मोड में, कॉन्फिडेंट मोड में, आपका फाइल वर्क कंप्लीट हो, ठीक है। आपका लेसन प्लान है प्रॉपर बना होना चाहिए, जैसा होता है, ठीक। ये तो कहा ही कॉन्फिडेंट रहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए।
आपको लेसन प्लान की अच्छी जानकारी है, अपना पढ़ के गए तो कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कि कुछ भी गा रहे हैं वहाँ पर जाकर, ऐसा ना हो। आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने अच्छा भी प्रेजेंट नहीं कर पाए तो कम से कम आपकी जो वहाँ बॉडी पोस्चर है, यूनिफॉर्म है, जो आपने कोशिश की है, उससे एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स दे देते हैं या अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है आगे अच्छे से करिएगा, ठीक। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट बनेंगे तो वहाँ एग्जामिनर को भी लगता है कि स्टूडेंट ना ओवर स्मार्ट ऐसे बन के दिखा रहा है। पढ़ाते वक्त या प्रेजेंट कर रहे हैं आप जो भी चीज़, तब आपकी वॉइस प्रॉपर और क्लियर होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वो वर्ड्स क्लास में समझ में आना चाहिए। जो वॉइस है आपकी, जहाँ पीछे एग्जामिनर बैठे हैं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। आगे आपकी बॉडी लैंग्वेज वो भी ठीक हो, जैसे आपको खड़ा होना है, ऐसे नहीं है कि कहीं भी ऐसे हिल डुल रहे हैं, ज़्यादा ऐसे चक्कर लगाना क्लासरूम में। कई टीचर्स होते हैं ना, समझाते वक्त बहुत मूवमेंट करते हैं हाथ पैरों की, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गुड इंट्रोडक्शन अबाउट लेसन प्लान। आपके लेसन प्लान को आपको अच्छे से शुरू करना है। एग्जामिनर बाद में आते हैं शुरू होने के, कोई नहीं है, लेकिन शुरू में बैठे हुए हैं एग्जामिनर, तो आपको लेसन प्लान अच्छे से शुरू करना है, जिस तरीके से आपको समझाया गया है। जब मैं लेसन प्लान वाली वीडियो आप देखेंगे वहाँ भी बताया गया है ना कि आपको शुरू कैसे करना है। तो आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से शुरू करना होता है। आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, आप ब्लैक बोर्ड के साइड में जब लिखेंगे, जब बता रहे हैं कुछ समझा रहे हैं, तो आप टेबल के मिड में खड़े हो रहे हैं, ठीक है। मिड में खड़े होंगे टेबल के, बच्चों के सामने फेस करके जब आप कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अब जब ब्लैक बोर्ड पर लिखें कुछ, तो इस तरीके से लिखें कि एकदम पीठ ना हो स्टूडेंट्स की तरफ, थोड़ा तिरछा खड़ा होना होता है। जो आइडल पोजीशन है खड़े होने की वो 45 डिग्री होती है, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर इतना नहीं खड़ा हो सकते एकदम तिरछा, है ना। तो हम लेकिन इतना खड़े हों कि हमारा थोड़ा फेस पीछे की तरफ भी दिख रहा हो, एकदम पीठ करके स्टूडेंट्स की तरफ करके नहीं खड़े होते कि एकदम पीछे पीठ करके और ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा खड़े होते हैं, तिरछा खड़े होते हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्री करते वक्त आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ठीक लिखना है, बहुत ज़्यादा छोटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ऐसा कि उनको स्टूडेंट्स को दिखाई दे कम से कम। थोड़ा सा हैंड राइटिंग यदि साफ़ नहीं है तो आराम से एक एक वर्ड भी लिखते हैं तो भी आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। और यदि एक बार लिख दिया एंट्री करते वक्त थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बार बार मिटा के बार बार करने की ज़रूरत नहीं, एक बार हो गया तो हो गया, आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। 4-5 मिनट हार्डली होते हैं अगर दिए जाएँ तो, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स को पढ़वाना होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको मन किया किसी स्टूडेंट को पढ़ाने का तो 6-7 मिनट दे दिए, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि समय दिया जाएगा। आपके लेसन प्लान को याद करके जाएं, स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है वहाँ, ठीक। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको काम और रिलैक्स रहना है। जैसा मैंने कहा कि किसी को भी बहुत कम मार्क्स नहीं मिलते, तो मार्क्स की तो टेंशन ही मत लीजिए, जज करने की भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप वहाँ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप रिलैक्स होंगे तो आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे बस इतना ही बताना था। कोई चीज़ यदि यहाँ रह रही हो मेरी तरफ से तो आप पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर बिल्कुल करूँगी, ओके। तो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए, आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाया है अभी तक, पहली बार पढ़ाएंगे तो भी आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाएगा, ठीक। और जब प्रैक्टिकल हो जाए तो बिल्कुल बताएं कि आपका प्रैक्टिकल कैसा हुआ, वहाँ आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा वो आप शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।